हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पे आ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। मतलब कि हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि जो सीवेज है, जो कि गंदगी वाला एकदम हम जानते हैं ना, जैसे कि म्युनिसिपल वेस्ट वाटर वाला, कचरे वाला पानी, तो उसे पूरी तरीके से कैसे हमें साफ़ सुथरा करना है, वो भी माइक्रोब्स का सहारा लेके, है ना। अभी तक हमने माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, कैसे दही बनती है ना, चीज़ मेकिंग में कैसे हेल्प करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे ये हमारे लाइफ का सबसे मेजर चीज़, अगर आप देखो कि इतना जो पोल्यूशन होता है, जो वाटर इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, यहाँ पर हुआ क्या था, इतना पोल्यूशन के वजह से गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हो गई थी कि ये तो बहुत बड़ा मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए। तो इस पर साइंटिस्ट बहुत टाइम से रिसर्च करते आ रहे थे एंड एट द एंड इनको माइक्रोब्स का ही कहीं ना कहीं सहारा मिला। और ये आपके समझ लो जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने जो रेडी किया, ये मेनली बेस्ड था, यहाँ पर ये देखा गया था कि जो भी वेस्ट वाटर था, इसमें मेजरली सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग अगर कोई सब्सटेंस था तो वो कौन सा था, ह्यूमन एक्सक्रीटा था। मतलब जो आप वॉशरूम वेस्ट में वॉशरूम वगैरह जाते हो, जो फ्लश करते हो, वो सब जो वेस्ट वाटर है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग था। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स थे जो डिजीज़ कॉज कर सकते थे, और साथ ही साथ इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये सब भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज़ कहीं ना कहीं पोल्यूटिंग होती चली जा रही थी। तो इसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष हमें निकालना ही निकालना था। तो यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट होती गई, लोगों के दिमाग में आता गया कि कुछ ना कुछ करते हैं। बट नॉर्मल सी बात थी, अगर कोई केमिकल का सहारा लेते, किसी तरह की कोई नई चीज़ अप्लाई करते तो प्रॉब्लम आ जाती। तो इन्होंने डिस्कवर करते करते समझो ये कुछ माइक्रोब्स तक पहुँचे और इन्हें यहाँ पे बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। अभी हम देखेंगे कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनका रेडी हुआ था। बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की मैं अगर बात करूं, देख लेते हैं कि सीवेज होता क्या है। सीवेज अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हमें बीमारी फैला सकते हैं, और पानी होगा, और साथ ही साथ इनमें ऑर्गेनिक मैटर, जिसको मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन एक्सक्रीटा, इन्हीं को मिला के हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। इसी को हमें साफ़ सुथरा करना है और इसमें से क्लीन वाटर हमें एक्सट्रैक्ट करना है। यही इसी चीज़ के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम, पूरा का पूरा एक प्लांट तैयार किया। प्लांट मतलब पेड़ पौधे वाला नहीं, प्लांट मतलब पूरा का पूरा एक आप कह लो सेटअप तैयार किया गया, जहाँ पर मल्टीपल स्टेप में क्या किया जाएगा, इसकी क्लीनिंग करी जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको मेजरली दो ट्रीटमेंट में हम ट्रीट करते हैं। दो बड़े चैम्बर्स में अगर मैं बात करूं, चैम्बर्स तो मल्टीपल हैं, बट अगर सेगमेंट की बात करूं तो दो बड़े सेगमेंट है। एक को बोला जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक को बोला जाता है सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो भी कचरा ऊपर तैर रहा है, चाहे वो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कोई भी चीज़ है, तो उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले एक मैश लाइक स्ट्रक्चर से पानी पास करोगे, तो वहाँ से जो ऊपर तैरने वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं छन के किनारे आ जाएगी। और जो भी गाढ़ी चीज़ है, मिट्टी जैसी चीज़ है, जो भी सॉलिड पार्टिकल है, इसको क्या होने दोगे आप, सेटल होने दोगे नीचे, कि नीचे पूरा का पूरा कीचड़ जमा हो जाए, है ना। और जो ऊपर पानी अब बचा रह गया गंदगी वाला, इस पानी को आप आगे भेज दो। और अब इस पानी को क्या करो, ट्रीट करने की कोशिश करो कि कैसे अब इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहाँ पर उस पानी को आप आगे ले जाओगे। और वहाँ पर यहाँ पर याद करो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला है। बायोलॉजिकल कहीं ना कहीं वर्ड रिलेट होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप सहारा लोगे, मतलब कि यहाँ पर आप कुछ बैक्टीरिया और फंगस का सहारा लिया करोगे। हम अभी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसी बेस को लेकर आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने दो तरीके की चीज़ें देखी कि जो हमारी गंगा रिवर है और यमुना रिवर है, इनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो एक काम करो, सबसे पहले इन्हें आप पोल्यूट करो, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और कम से कम इन्हें क्लीन करने की कोशिश करो। और इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ बोल रहा हूँ, इनका जो डिसीजन था, इसके अकॉर्डिंग ये कोशिश ये कर रहे थे कि और भी जगह हम सेटअप करें। बट मेनली जो हमारी सबसे कह लो सबसे धार्मिक रिवर या फिर जो सबसे साफ़ सुथरी थी, वो गंदी हो गई थी, उसे क्लीन करने का भी मेजर ये कारण बना कि हाँ चलो आप सबसे पहले गंगा को आप शुद्ध करो, यमुना को भी शुद्ध करो, है ना। तो अभी हम ट्रीटमेंट प्लांट को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मदद करता है कि वो पानी को किस तरीके से क्लीन करता है। इसे सेटअप हम एक एक करके समझते हैं। ये तो हमने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड द यमुना एक्शन प्लान टू बिल्ड मोर
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नियर दीज रिवर्स। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको पूरा वो सेटअप, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से वो पानी पूरा का पूरा साफ हुआ करता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो एक बार। चलो समझते हैं यहाँ पे अभी हम क्या अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। ध्यान से सुनते जाना, समझने वाली चीज़ें सुनते जाना। देखो सबसे पहले जो भी गंदा पानी आता है ना, हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी, जो भी पूरा का पूरा सारे जगह से, सारे सिटीज़ से, जितनी भी जगह से पानी कलेक्ट हुआ वो किसी एक जगह पर आके कनेक्ट हो रहा है। अब वहाँ पे हम जानते हैं वो उतने गंदे पानी में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो ऊपर भी फ्लोट कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे, तो उनको भी अलग करना है। उनको अलग करने के लिए हम कुछ जाल जैसा स्ट्रक्चर लगाते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर लगाते हैं। वो क्या करता है, उसको ऊपर से ही छान देता है। फिर क्या बचा, जो मिट्टी का या कुछ कंकड़ पत्थर का एकदम भारी जैसा कुछ होता है, वो सब क्या है नीचे की तरफ जमना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये सब नीचे आके जमा हो गया, जिसको आप बोल रहे हो सेडिमेंटेड सॉलिड पार्टिकल्स। और ऊपर वाला क्या है, फ्लोटिंग मैटर जो ऊपर से। तो इनको जब आप अलग करोगे, ये जो आपका पानी है ये है प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब जो ऊपर वाला पानी है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये क्लीन है, अभी ये पूरी तरह से गंदा है ना, उसका कलर भी एकदम बेकार सा होगा, क्योंकि अभी उसमें कहीं ना कहीं वो वेस्ट घुली हुई अवस्था में है और कहीं ना कहीं उसमें माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो पैथोजेनिक है। तो इनको आप क्या करोगे, इसको आप भेजोगे अगले टैंक में, जिसको अब मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया एंड फंगस की मैं ग्रोथ कराऊंगा। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को पंप कराया करूँगा, और जैसे ही ऑक्सीजन की एंट्री होगी तो यहाँ पर जो भी सुस्त पड़े बैक्टीरिया फंगस थे उनको क्या मिलेगी, सांस मिलेगी और इनके जान में जान आएगी। तो ये करेंगे क्या, इनका खाना ही वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो गंदे पानी में प्रेजेंट था, है ना। तो जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मदद से अब ये ग्रोथ करना शुरू करेंगे और अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। और ये ग्रोथ करते 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 करते, आप जानते हो ये बात, जो फंगस होता है ये हाइफे होता है ना, इसके फिलामेंट हाइफे होते हैं, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये ग्रोथ करता रहेगा तो बहुत सारा धागा खूब मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाना फॉर्म करेगा। तो इसी तरीके से ये पूरा पूरा गुच्छा बना देगा। और ये जो टैंक है, इस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इस टैंक को थोड़ा थोड़ा एजिटेट करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, ताकि हो क्या, ये बैक्टीरिया अपना काम करता रहे और ग्रोथ करने के साथ साथ किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हमें विजिबल भी होने लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ हैवी सा बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेशन होता है। होगा क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और कांस्टेंट एजिटेशन होगा। बैक्टीरिया और फंगस जो प्रेजेंट हैं प्राइमरी इफ्लुएंट में, अब ये खाए जाएंगे किसके द्वारा, वो आपके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको खाया जाएगा। कौन खाएगा, आपका ये बैक्टीरिया एंड फंगस। और ये फ्लॉक्स फॉर्म कर देगा, यही जो जाल जैसा स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या, आफ्टर कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये बात समझना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है, अभी मैं समझाता हूँ, देखना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब सिंपल सा यही है कि 1 लीटर गंदे पानी में, है ना, 1 लीटर गंदे पानी को मुझे अगर उसका ऑर्गेनिक मटेरियल पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो भी बैक्टीरिया या फंगस उसमें प्रेजेंट है ना, जो उसको पचाकर डाइजेस्ट करेंगे, उनको मुझे कितनी ऑक्सीजन देनी पड़ेगी कि वो उतना ऑर्गेनिक मटेरियल डाइजेस्ट कर दें। ऐसा समझो कि बैक्टीरिया और फंगस मेरे लिए एक तरह के नौकर हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं इतना काम करने के लिए इतना पैसा लूँगा, है ना। और पैसा क्या है, ऑक्सीजन है। अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो वो ज़्यादा पैसे लेंगे। मतलब कि अगर पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा उतना उनको ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो इसी को आप क्या बोलते हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, इसके हिसाब से आप बता पाओगे कि पानी कितना गंदा होगा। मतलब कि आफ्टर कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बीओडी डिक्रीज हो गया। मतलब कि जब उसने पूरा का पूरा पचा लिया, है ना, सारा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सारा डाइजेशन आपने कर लिया है तो पानी क्या बचा, अब कहीं ना कहीं वो प्योर हो रहा है, साफ हो रहा है, तो उसमें गंदगी रह नहीं गई, तो इनके लिए कोई काम करने का वही नहीं बचा। तो इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी लेस होती जाएगी। तो आप ये बोलोगे कि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटने लग गई तो मैं जान जाऊंगा ये सिग्नल है मेरे लिए कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और फंगस अपना काम करना बंद कर चुके हैं, मतलब पानी कहीं ना कहीं साफ हो चुका है।
और अगर आपसे बोला जाए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो आप बोलोगे कि ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, मतलब गंदगी ज़्यादा है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट वाटर का, है ना, उसी को आप क्या बोल रहे हो, BOD बोल रहे हो। अब क्या करेंगे, उसको हम सेटल होने देंगे, मतलब कि ये जो फ्लॉक्स बना था जब आप एजिटेट कर रहे थे, आप उस टैंक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो कि जो भी भारी ये बैक्टीरिया और ये सब फंगस है ये नीचे की तरफ आकर जमा हो जाए, ताकि जो ऊपर का पानी साफ सुथरा है उसको हम बाहर फेंक सके, है ना। तो ये नीचे आके जमा हो जाते हैं, इसी को आप बोलते हो एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर अभी बैक्टीरिया और जो फंगस था वो अभी भी कहीं ना कहीं अभी जिंदा है, एक्टिव है, अभी मरे नहीं है। और जो ऊपर का पानी है क्लीन वाटर, इसको अब आप बाहर भेज दोगे रिवर्स में। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है जो बैक्टीरिया और फंगस का बना हुआ था, इसका आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मम्मी दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा सा इनोकुलम लेकर मिक्स करती थी, वैसे ही समझो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा एज अ स्टार्टर ले लूँ, इनोकुलम ले लूँ और इसको मैं लेकर इस टैंक में डाल दूँ, तो होगा क्या, ये जो काम धीरे धीरे हुआ करता था, यहाँ बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल का कंजप्शन बहुत फास्ट हो गया। तो होगा क्या, ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत तेजी से हो जाएगा, है ना। या तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि एज ए स्टार्टर यूज कर लूँ, या तो अब मैं इसको क्या करूँगा, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालूंगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया थे ये एरोबिक थे, मतलब ये एयर के कंडीशन में ये बैक्टीरिया फंगस ग्रो करते थे। और अगर मैं इनको बिना ऑक्सीजन वाली जगह पर ले जाकर पटक दूंगा तो कहीं ना कहीं ये मरने की स्थिति में आएंगे। और मुझे पता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे कि मीथेनोजेंस, है ना, ये सब बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो एनाएरोबिक कंडीशन में ग्रोथ दर्शाते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के ये डिकम्पोजिशन करते हैं। तो मैं करूँगा क्या, इस एक्टिवेटेड स्लज को एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दूंगा और यहाँ पर वो बैक्टीरिया इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। कौन बैक्टीरिया? जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करता था। और इस टुकड़े करने के चक्कर में, इस डिकम्पोजिशन के चक्कर में कुछ गैसेस रिलीज होंगे जैसे कि H2S, CO2 एंड CH4। ये बायोगैस ऐसे कुछ प्रोड्यूस हो रही है। दिस एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टेड बाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया एंड इस चैम्बर को आप बोलते हो एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं बताता हूँ बायोगैस प्रोडक्शन को लेकर क्या बातें करी गई हैं। ठीक है, ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा बायोगैस प्लांट की। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे बायोगैस प्लांट मेनली आपको रूरल एरियाज़ में ही देखने को मिलेगा, मतलब कि गाँवों के एरिया में ही देखने को मिलेगा। अब इसमें था क्या, इसमें ये बात आई कि जो भी गाय भैंस होती है इनका जो डंग होता है ना, इसमें अगर आप थोड़ा सा वाटर या फिर आपके घर का भी अगर कोई वेस्ट है, जैसे आपने जो भी सब्जी वब्जियाँ काटी, फल काटे, उसका जो छिलका हुआ, ये सब भी अगर आप मिक्स करके कहीं ना कहीं एक बड़े से गड्ढे में आप डाल दे रहे हो, तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो कि ऑलरेडी गोबर में प्रेजेंट थे। ये आपस में डाइजेस्ट करने के चक्कर में उसको कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी का एक सेटअप रेडी किया गया था, उसको समझने की कोशिश करना, देखना। ये लगभग 10 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा होता है जो कंक्रीट टैंक का बनाया जाता है। ऐसे ही समझा देता हूँ, नकली से ऐसे बना दिया डायग्राम। देखो यहाँ पर ऐसे हम एक टैंक बनाते हैं जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं। यहीं पर होगा सारा का सारा रिएक्शन। शुरुआत में आपने यहाँ पर गोबर डाला, डंग, और यहाँ पे वाटर ऐड किया और ये यहाँ से अंदर जाएगा। यहाँ पर पूरा प्रोसेस होगा, पूरा डाइजेशन ये सब होगा। ऊपर से आपने एक कवर लगा दिया, एक ऊपर से उसको कवर करने के लिए एक समझ लो थैली जैसा स्ट्रक्चर लगा दिया कि जो भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी धीरे धीरे वो थैली ऊपर होगी, मतलब वो फ्लोट करता ऊपर की तरफ आएगा, है ना। और अगर ये फ्लोट करता ऊपर आए तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं। तो आप यहाँ से ढक्कन खोलोगे और गैस को यूज़ कर लोगे, है ना, जो भी बायोगैस बनी है। अब उससे आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हो या फिर उससे आप घर में अपना चूल्हा उल्हा जला सकते हो। और अगर ये गैसेस बनी, ये पूरा आपने यूज़ कर लिया, अब यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे बचा हुआ है डंग वाला वेस्ट, है ना, गोबर का जो भी डंग बचा है, ये सब, इसको आप यहाँ से निकाल कर आप चाहो तो इसको एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, खेतों में भी डाल सकते हो। इसी चीज़ को लेकर ये सारी बातें करी गई हैं। देखो यहाँ पर मेन बैक्टीरिया जो है वो मीथेनोजेन है,
ठीक है। स्लरी आप गोबर को ऐड करते हो उसके अंदर, बायो वेस्ट मतलब जो भी घर का भी थोड़ा बहुत वेस्ट हो उसे, हाँ इसमें पॉलीथीन वगैरह नहीं आएगी, है ना। फ्लोटिंग कवर एक उसके ऊपर से लगाया जाता है और जो धीरे धीरे क्या होता है, उठता रहता है, क्योंकि गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, माइक्रोब्स, जिसको आप खासकर क्या बोल रहे हो, मीथेनोजेंस बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो इसमें मेनली सबसे मेन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, यही इसका मेन कंपोनेंट है, आप समझ लो, ठीक है। और मीथेनोजेंस एनएरोबिकली ग्रो करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के ये ग्रोथ दर्शा सकते हैं, इसीलिए तो ये एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी आपको देखने को मिले थे और ये कैटल के गट में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम किया करते हैं। एनएरोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल ये डाइजेस्ट करते हैं और ये CH4, CO2 और H2 जैसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को, इस सेटअप को तैयार किसने किया था, उनके नाम दिए गए हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, ये दोनों ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी इंडिया में सबसे पहले, ठीक है। तो ये आप एक बार समझ लो बायोगैस प्लांट का, इसके आगे की फिर और भी हम बातें कर लेते हैं एक करके, ये चाहो तो नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना कौन सा, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि जो भी हम फसल वसल उगाते हैं ना, उसमें जो भी कीड़े लग जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो इसे हम कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं बायो कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सहारा लेंगे। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का, खासकर माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम किसी माइक्रोब्स का सहारा लेकर हम अपने प्लांट्स को कहीं ना कहीं बचा लिया करेंगे। यहाँ पर मेनली बात की जाती है किस चीज़ की, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसका सिंपली ये मतलब होता है कि आप एनिमल्स के हैबिट्स को समझो, है ना, उनकी आदत को समझो, उनकी ईटिंग हैबिट की, वो किस तरीके से खाते हैं, किस पर अटैक करते हैं, है ना, उनका नेचुरल प्रीडेटर आप ढूंढो। तो ये सब स्टडी आप करते हो तो आपको पता चलता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कौन सा कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है जो उनको खाता है या उनकी संख्या को कम करता रहता है। तो आप यहाँ से कुछ नेचुरल चीज़ों के वजह से क्या कर सकते हो, अपनी फसल को बचा सकते हो और कोई एक्स्ट्रा केमिकल आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल ऐड करने के अपने खुद कोई ना कोई नुकसान होते थे। एक एक करके समझना। देखो माइक्रोबेस बायो कंट्रोल एजेंट में मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड का हम यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट, है ना। सबसे पहले मैं बात करूं बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये जो आपका माइक्रोब है ये क्या करता है, ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। तो बटरफ्लाई का कैटरपिलर आखिर करता क्या था, ये क्या करता था, वो पेड़ पर रह के उसे नुकसान पहुंचाया करता था। तो इसमें हुआ क्या, ये जो आपका बैसिलस थुरिंजिएंसिस था, ये केमिकल अगर इन बटरफ्लाई के कैटरपिलर के अंदर जाता था तो ये इनके इंटेस्टाइन में, इनके गट में छेद कर देता था, मार देता था इन्हें, ठीक है। तो ये इनका नेचुरल प्रीडेटर है, आप एक तरीके से कह लो, है ना। दूसरी बात, ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंजाई होता है जो क्या करता है, ये कंट्रोल करेगा डिजीज कॉजिंग प्लांट पैथोजन, प्लांट में जो भी बीमारी फैलाने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ये कंट्रोल किया करेगा। तीसरा बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस इसकी बड़ी खास चीज़ है कि ये किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को ही टारगेट करेगा, हर किसी पैथोजन को नहीं मारा करेगा, इसीलिए हम इसको नैरो स्पेक्ट्रम वाला भी बोलते हैं। खासकर कौन से जीनस का, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस वाला, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर नैरो जोन वाले में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को ही अटैक किया करेगा कि हम इनके अलावा और किसी को नहीं मारेंगे, है ना। तो ये किस पर अटैक करता है, कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट और कुछ आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। दूसरा, आपने माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट तो देखा, ये सब माइक्रोब हैं। कुछ ऐसे भी बायो कंट्रोल एजेंट है जो इंसेक्ट हैं और वो दूसरे इंसेक्ट को मारा करते हैं, जैसे कि एक लेडी बर्ड बीटल है जिसके ऊपर लाल और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है उसके शरीर पर, ये किसको कंट्रोल करता है, एफिड्स को कंट्रोल करता है। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है, मॉस्किटो को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। फिर हम देख लेते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर को लेकर जो टॉपिक दिया है एनसीईआरटी ने, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ये आप नोट डाउन कर लो।
चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें इनमें से आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, है ना। माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर, अगर मैं बात करूँ इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ा देते हैं सॉइल के अंदर, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन फिक्सर्स में आपने नाम सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया का, जो कि हायर प्लांट्स की रूट के नोड्यूल्स में रहता है। कौन से हायर प्लांट की, जो कि पल्सेस की फैमिली के होते थे, है ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स के नोड्यूल में ये उस गांठ में रहते थे। और वो ये क्या करते थे, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट के उस नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे जिस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब किया करता था, क्योंकि प्लांट N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकता था, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट करने का काम कौन कर देता था, बैक्टीरिया। तो इनका काम बन जाता था। अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि फिक्स करता था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, है ना। और भी कुछ बैक्टीरिया थे जो फ्री लिविंग थे, वो सिम्बायोटिक नहीं थे। कौन से थे, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, जो फ्री में ही, मुफ्त में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग कर दिया करते थे, वरना हमें केमिकल ऐड करना पड़ जाता था। ठीक है। नाइट्रोजन इज यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन को प्लांट एक न्यूट्रिएंट की तरह भी यूज करता है और फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करता है। ठीक है। दूसरा देख लो, माइकोराइजा का भी खूब नाम सुना होगा आपने, कि एक प्लांट और फंगस का एक सिंपल एसोसिएशन है, और ये एसोसिएशन ग्लोमस नाम के जीनस के जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सब फॉर्म करते हैं, है ना। ग्लोमस जीनस के जितने भी मेंबर है वो सब माइकोराइजा वाला एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। इसमें होता क्या है, फंगस एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस को और वो प्लांट को दे दिया करता है। प्लांट को और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इसको सूखापन महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंगल एसोसिएशन क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेसे हैं, तो पानी को होल्ड करने की क्षमता है। साथ ही साथ नमकीन पानी को भी ये प्लांट के अंदर आने नहीं देगा, मतलब सॉल्ट को भी बाहर ही रखेगा और सिंपल प्योर वाटर को अंदर आने देगा। और क्या हो सकता है, ये रूट में लगने वाली बीमारियों से भी बच सकता है ना। रूट बोर्न पैथोजन, उनसे भी रेजिस्टेंस क्षमता है, मतलब कि जो इनके रूट को नुकसान पहुंचा सकते थे उनसे भी इनकी क्षमता अच्छी खासी बढ़ चुकी होती है ना। तो ये हम पढ़ते हैं कहाँ पर, माइकोराइजा के केस में। एंड ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ। तीसरा आप बात कर रहे हो साइनोबैक्टीरिया की, इसका भी आपने खूब नाम सुना होगा। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था, है ना। अब वैसे ही याद रखो कि ये जो बैक्टीरिया था जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था, इसके पास एक हेट्रोसिस्ट नाम का बीच में इसका एक होता है। जब आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, वहाँ पर इनके इस स्ट्रक्चर में ये एक सेल होती है जिसको आप हेट्रोसिस्ट बोलते हो, वहीं पर नाइट्रोजन ये फिक्सेशन करता है। चावल के खेतों में आप देखोगे कि ये एज अ बायो फर्टिलाइजर काम कर रहा है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है ना। तो वहाँ पर N2 की फिक्सेशन भी कर रहा है, साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा रहा है। कौन कौन से ऐसे हैं साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ठीक है, यही कुछ बेसिक सी बातें इसमें ध्यान रखनी है। चैप्टर थ्योरेटिकल है, लर्न करने वाली चीज़ें हैं कुछ यहाँ पे, हाँ, लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट जो आपका बायोगैस प्लांट था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, इसे भी एक बार अच्छे से समझ लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ तक कुछ लर्न करने की चीज़ें ऑलरेडी आपने ये सब पढ़ा भी होगा पहले, समझ लो एक जगह कंसाइज हो गया ये वापस से। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना नया चैप्टर हम शुरू कर रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी, और वहाँ पे सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।